नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 3 अगस्त से 7 अगस्त 2026 के बीच संसद के इस सप्ताह में संसद का मानसून सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से उत्पादकता वाला रहा। कारण संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए, पारित हुए। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन संबंधी विधेयक 2026, कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। हालांकि विपक्षी सदस्यों के व्यवधान और नारेबाजी के कारण सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई और जिन विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद की जा रही थी, व्यवधान के कारण वह नहीं हो पाई। संसद में इस सप्ताह भी कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। व्यवधान के चलते मानसून सत्र में अब तक एक भी प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया है या प्रश्नकाल नहीं हो पाया। हालांकि संसद में गतिरोध व्यवधान के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और गतिरोध को दूर करने की कोशिश की। उम्मीद की जा रही है कि गतिरोध टूटेगा। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे मानसून सत्र के इस तीसरे सप्ताह की, संसदीय कामकाज की। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद संतोष पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत माधवराव गोपचड़े जी से। डॉक्टर अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है, संसद का मानसून सत्र कामकाज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार के कई महत्वपूर्ण बिल दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा भी हुई है। लेकिन अगर बात प्रश्नकाल की जाए या दूसरी संसदीय व्यवस्था की जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह की तकरार देखने को मिली है, जाहिर तौर पर उसका असर संसद की कार्रवाई पर पड़ा है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने आज अगस्त क्रांति को याद करते हुए क्या कुछ राज्यसभा में कहा, आइए सुनते हैं। Honorable members, the 9th of August 2026 marks the 84th anniversary of the historic Quit India movement, one of the defining milestones in our nation's freedom struggle. Launched under the leadership of our great Mahatma Gandhi ji on the 9th of August 1942, the movement gave a decisive impetus to India's relentless quest for independence. The clarion call of do or die inspired millions of Indians across the country to rise above all barriers and unite in the common cause of securing freedom for the nation. Despite facing severe repression, imprisonment and untold hardships, our freedom fighters displayed extraordinary courage, determination and unwavering commitment to the cause of India's independence. Their selfless sacrifice and steadfast resolve strengthened the national movement and paved the way for the country to attain independence in 1947. As we commemorate this historic occasion, let us pay our respectable homage to all those who participated in the Quit India movement and made immense sacrifice for the freedom of our motherland. Their ideals of patriotism, unity, sacrifice and dedication to the nation continue to inspire us in our collective endeavor towards building a strong, prosperous and inclusive India. I am sure the members of this House will join me in paying our respectful homage to the martyrs of our freedom struggle. Honorable members, I request you to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the brave souls.
Om Shanti Shanti Shanti. Sir, RSS opposed petition. You don't have the patience to listen. You don't have any patience to listen. You can raise anything afterwards. Paying the respect to the movement, paying the respect to the souls who are sacrificed. You don't have. What type of congressman you are? What type of congressman you are? जाहिर सी बात है, अगस्त क्रांति का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दिन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 9 अगस्त का जो संग्राम था, जो लड़ाई थी, उसकी वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए लोकसभा में क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। वर्ष 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोगों की एकता, अदम्य विश्वास तथा अन्याय के विरुद्ध सत्य एवं अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निर्णायक जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की गई। ये सभा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही उनके त्याग, बलिदान और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के स्वरूप में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का योगदान केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। जाहिर सी बात है, शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के व्यवधान के कारण, नारेबाजी के कारण प्रभावित हुई और सदन में मोटे तौर पे ना तो प्रश्नकाल हो पाया और ना ही दूसरा कोई महत्वपूर्ण विधायी काम उस तरह से हो पाया जिस तरह की कार्यसूची शुक्रवार की दोनों सदनों की थी। जाहिर तौर पे सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रश्नकाल को ना चलने देना, जो विपक्ष की नारेबाजी के चलते नहीं चल पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है, और संसद के मानसून सत्र का यह तीसरा सप्ताह कितना उत्पादकता वाला रहा, एक बड़ा मुद्दा है। संतोष जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि संसद के मानसून सत्र का यह तीसरा सप्ताह और शुक्रवार को भी अगर कहा जाए तो एक बिल लोकसभा में पेश किया गया
लेकिन उसके अलावा ना तो प्रश्नकाल चल पाया और ना कोई चर्चा या कोई और मुद्दा उठ पाया। दोनों सदनों में ही काम प्रभावित हुआ। विपक्ष के व्यवधान के चलते कामकाज प्रभावित है। यह तीसरा सप्ताह कितना उत्पादकता वाला रहा, क्योंकि इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण बिल पेश भी किए गए और पारित भी हुए। वास्तव में मुझे स्मरण है कि जब जब सत्र चालू होता है तब तब कोई न कोई बहाना लेकर के जिस प्रकार से अवरोध पैदा किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए ये उचित नहीं है। मुझे स्मरण है कि इसके पहले वाले सत्र में एक सेना अध्यक्ष के अप्रकाशित किताब को लेकर के अवरुद्ध किया गया था, और उसके पहले भी राफेल के नाम से और हिडनबर्ग के नाम से, पेगासस के नाम से, और जितने भी सेशन सत्र हुए उसमें जिस प्रकार से सदन में अवरोध पैदा किया गया, इसके नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर सकता। 3 सप्ताह हो गए, मेरे प्रश्न लगे थे, मेरे अन्य साथियों के भी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लगे थे, और एक सांसद को अपने प्रश्न का इंतजार रहता है जी, और वो चाहता है कि मैं हाउस में सदन के समक्ष उसको रखूं, मेरे समस्या का, मेरे प्रश्न का समाधान हो, उत्तर मिले, पूरा देश उसको देखता है। किंतु जिस प्रकार से अवरोध पैदा किया गया, बोलने नहीं दिया गया, और गर्भगृह में आकर के जो आचरण विपक्ष ने किया है, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुचित है, ये ठीक नहीं है। अभी भी समय है, सारे अपने अवरोधों को दूर करके उन्हें हाउस चलने देना चाहिए। अभी माननीय किरण रिजिजू सब प्रकार से उनसे प्रयास किए, उनसे चर्चा किए, उनके माननीय विपक्ष के नेता से जाकर के बातचीत किए, किंतु ये अवरोध जो है वो दूर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है और पूरा देश इसको देख रहा है। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। प्रश्नकाल का जो मुद्दा है, जो प्रश्नकाल का काल है, दरअसल वो पार्टी पॉलिटिक्स के बजाय अगर हम सदस्यों के अधिकार के रूप में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक प्रश्नकाल ही ऐसा सत्र होता है, काल होता है, जिसमें एक सदस्य अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाता है, समाज के मुद्दों को उठाता है, देश से जुड़े जो नीतिगत मुद्दे होते हैं उनसे भी सरकार से सीधा सवाल कर सकता है और उसे उसका उत्तर मिलता है प्रश्नकाल के दौरान। इसलिए प्रश्नकाल को लेकर जो सदस्य होते हैं, वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, जाहिर तौर पर उनमें एक उत्साह होता है, क्योंकि उनका सवाल लगा होता है या वो आने वाला होता है। डॉक्टर अजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पार्टी की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रश्नकाल जिसमें एक सदस्य ही सवाल पूछता है और वो सरकार से जवाब चाहता है, प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है। पूरा मानसून सत्र अगर मैं 20 जुलाई से लेकर 7 अगस्त की बात करूं तो प्रश्नकाल जो है या तो चला नहीं या फिर पूरा हुआ नहीं। क्या वजह है इसके पीछे? संसद ये कोई इमारत नहीं है, हमारे करोड़ों नागरिकों की आवाज का एक प्रकार का घर है, और इस प्रश्नकाल के जरिए हमारी जो जनता है, मजदूर है, किसान है, विद्यार्थी है, महिलाएं हैं, हमारे उद्यमी है, व्यापारी है, ये सवाल के माध्यम से सीधे सरकार को पूछते हैं। तो ये जनता का प्रश्न, जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न है, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील काल होता है। इसके दरमियान हजारों प्रश्नों का जो संसद में सरकार को जो उत्तर देना पड़ता है, उसके माध्यम से सारे सांसदगण हमारे तैयार करके आते हैं, तैयारी करके आते हैं, अभ्यास के साथ आते हैं, और माननीय मंत्रीगण भी पूरी तरह से उसका जवाब सटीकता से देते हैं। इसमें पूरे ब्यूरोक्रेसी का लेके, उनके विभागों का लेके, इन सारों का एक बहुत बड़ा होमवर्क होता है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए एक असंवेदनशील जैसा विपक्ष है, जिनका कोई विकल्प नहीं है, जिनका कोई नीति नहीं है, जिनके पास कोई ठोस सुझाव नहीं है, ऐसा ये असंवेदनशील विरोधी पक्ष जो है, इनके पास रणनीति भी नहीं है, लेकिन इनके पास सिर्फ अभी मेरे भाई साहब ने जो से बोला है, रुकावटें डालना, अशांति फैलाना, फेक नैरेटिव फैलाना,
इसके माध्यम से सदन में अशांति फैलाकर ये प्रश्नकाल का जो समय होता है ये हमारे नागरिकों का बहुमूल्य समय होता है। हजारों नागरिकों का, लाखों नागरिकों की बहुत सारी समस्या सुलझाने का एक बहुत बड़ा अच्छा सा सदन में इस समय जो काल होता है प्रश्नकाल, ये हमारे लिए सांसदों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम महीनों से इसका इंतजार करते, महीनों से इसकी तैयारी करते, महीनों से इसका मेहनत इसलिए करते कि हमारे क्षेत्र में जुड़ी हुई जो विकास की समस्या है, हमारे क्षेत्र से संबंधित अनेकों रस्तों की समस्या है, फ्लाइट की समस्या है, किसानों से संबंधित समस्या है, आरोग्य से संबंधित समस्या है, शिक्षा की समस्या है, विद्यार्थियों से संबंधित समस्या है, इन सारे समस्याओं का समाधान इस प्रश्नकाल के माध्यम से हम हल निकालना चाहते और सरकार के माध्यम से हमारी आवाज हम नागरिकों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए मौका होता है। लेकिन विरोधी पक्ष नेताओं ने और विरोधी पक्ष के सारे लोगों ने इन सारे हमारे जो सपनों पे पानी फेर दिया है। इस प्रकार के विरोधी पक्ष ने अपना रवैया छोड़ के एक सकारात्मक भूमिका इसमें लाने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। जी संतोष जी, अगर बात प्रश्नकाल की मैं करूं, क्योंकि प्रश्नकाल की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि अब तक प्रश्नकाल या तो चला नहीं या पूरा हुआ नहीं, और यह स्थिति तब है जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने लोकसभा में कई बार इस बात को कहा, अलग अलग मंचों से भी इस बात को कहा कि प्रश्नकाल चाहे पक्ष के सदस्य हो या विपक्ष के सदस्य हो, प्रश्नकाल में सबकी भागीदारी हो ताकि सरकार से सवाल किए जा सकें और उत्तर एक सदस्य को मिल सके। प्रश्नकाल के लिए एक सदस्य किस तरह से तैयारी करता है? आपके किस प्रकार के सवाल इस बार आने थे, नहीं आ पाए, क्या स्थिति है उसकी? मैं आपको बताऊं मनोज जी, मेरे यहाँ सड़क के विषय में माननीय गडकरी जी से और रेलवे से संबंधित माननीय अश्वनी वैष्णव जी से और जो प्रश्न मुझे करने थे, मैं आपको बताऊं उनसे मिल करके, उनके साथ बैठ करके, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जी के साथ बैठ करके माननीय अश्वनी वैष्णव जी से, और उसमें बृहद चर्चा किया। यह अलग विषय है और उसका समाधान भी उन्होंने कर दिया, यह अलग विषय है। किंतु जब सदन के अंदर, हाउस के अंदर जब हम प्रश्न करते हैं और जब मंत्री उसका समाधान करता है तो उसको पूरा देश सुनता है। हम मंत्रालय में जाकर के चर्चा किए, कुछ समस्या का हल तो होने वाला था, उन्होंने कर दिया। हम जाकर के बाद में बताए कि यह हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती यदि सदन के अंदर वो बताते। किंतु मैं आपको बताऊं, माननीय हमारे परिवहन सड़क मंत्री जी से, गडकरी जी से मैंने बात किया कि मेरे यहाँ जो जबलपुर मार्ग है, जो रायपुर को जोड़ता है, चिल्फी घाटी है, आए दिन वहाँ जाम लग जाता है और इतनी परेशानी होती है कि 10-10 घंटे की जाम में और दोनों तरफ से। तो मैं उनसे निवेदन करने वाला था कि जो आपने किया है उस कार्य को जल्दी शीघ्र 4 लाइन का आप अनुमति दे देते। एक मांग थी। दूसरा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो प्रमुख मार्ग है राजनांदगांव से कवर्धा, उन्होंने खैरागढ़ से राजनांदगांव तक तो दिया है, किंतु खैरागढ़ से कवर्धा का जो दूरी है वो सड़क के विषय में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, वो यदि सड़क बन जाता है, चौड़ीकरण हो जाता है तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किंतु वो मैं बोल नहीं सका, वो मैं ला नहीं सका सदन के अंदर। इसके साथ साथ जो हमारी महत्वाकांक्षी रेल परियोजना, और कहते थे कि वो अंग्रेज के ज़माने से और कटघोरा से लेकर के और मुंगेली होते हुए वो बिछ रही थी, अधूरा रह गया। फिर सरकारें आई गई, किंतु माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने चर्चा करके, सार्थक चर्चा करके उस समस्या का समाधान निकाला और कटघोरा से लेकर के डोंगरगढ़ तक की नई रेलवे लाइन, जो पहले जब वो उसका अनुमानित लागत था वो 4,500 करोड़ था एक जमाने में, आज वो लगभग 7,000 करोड़ में बढ़ी हुई दर, महंगाई, नया एस्टीमेट, तो उसमें जाकर के वो पूर्ण होगा। किंतु जो सदन के अंदर बातें होती वो नहीं हो सकी जी। अन्य मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बताना पड़ा। स्वयं माननीय मंत्री जी ने उसको और अपने
ट्विटर हैंडल से और इससे सब प्रकार से उन्होंने संचारित किया, तो इस प्रकार से जो चाहिए वो हो नहीं पा रहा है जी, और ये अवरोध दूर होना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, प्रश्नकाल में जब व्यवधान होता है तो खेती किसानी से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े सवाल हर दिन जो सांसद सदस्य होते हैं पक्ष या विपक्ष के, वो लगाते हैं सरकार से, उन समस्याओं के बारे में, उन नीतिगत मुद्दों पर जवाब चाहते हैं और संबंधित मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वो माननीय सदस्य का प्रश्नकाल में उत्तर भी देते हैं। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा प्रश्नकाल ना चल पाने का है। डॉक्टर अजीत जी, अगर मैं बात मैं शून्यकाल की करूं, लोक हित से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो भी उठाने का मौका होता है, वो भी नहीं चल पाता है। तो ये प्रश्नकाल ना चलना, शून्यकाल ना चलना, और शुक्रवार को अगर मैं प्राइवेट मेंबर बिल की बात करूं, शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है प्राइवेट मेंबर बिल की दृष्टि से, कई बार देखने में आ रहा है इस चीज को। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सब संसदीय प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि देखो, शून्यकाल, प्रश्नकाल, विधेयक पर चर्चा, स्पेशल मेंशन और शुक्रवार को हमारे बिल। जी, शून्यकाल में सामाजिक, राष्ट्रीय लेवल के, संशोधन लेवल पे, वैज्ञानिक लेवल पे, अलग अलग अपने क्षेत्रों से संबंध, समस्या से लेके बहुत सारे ऐसे शून्यकाल में विषय जो 3-3 मिनट का समय हर सांसद को दिया जाता है। लेकिन इसके दरमियान एक प्रकार का, जैसे समाज में कोई अस्थिरता हो या समाज में कोई नशा मुक्ति का विषय चल रहा हो, शिक्षा से संबंधित कोई विषय हो, उस भाग का कोई वंदे भारत का ट्रेन हो, जैसे अभी कोई विदेशी इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं वो कुछ बच्चों को अगवा करके लेके जाके म्यांमार, बांग्लादेश के माध्यम से, उसका भी एक अपराध का एक चेन सामने आया है। तो ऐसे सारे सतर्क करने वाले अनेकों सारे विषय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल साइंसेस का विषय आता है, इसमें रिसर्च का विषय आता है, बहुत सारे विषयों में। जैसे स्पेशल मेंशन में आया था कि हमारे एरिया में जो बाढ़ आती है वो मानव निर्मित बाढ़ है, जिसमें 2 राज्यों की समस्या की वजह से हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ़ आती है 140 गांव अपने आप उसमें बाढ़ग्रस्त हो जाते। तो तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में उसकी समस्या हल करने के लिए बैठक करे। इस प्रकार का जो आह्वान स्पेशल मेंशन के माध्यम में हो, अब मेडिकल एजुकेशन के बारे में हो, हर चीज में जीरो आवर हो, स्पेशल मेंशन हो, प्रश्नकाल हो, इन सारे मुद्दों का समाधान हमारे नागरिकों के समस्या के हल के साथ है। हमारे जो किसानों की आवाज है, हमारे शिक्षार्थियों की आवाज है, हमारे वैज्ञानिकों की आवाज है, पेंशनर्स की आवाज है, महिला किसानों की आवाज है, ये सारी आवाज इस मत से प्रतिध्वनित होती है। क्योंकि इस प्रकार का अगर हम जीरो आवर अगर न कर पाए, हम स्पेशल मेंशन न कर पाए, बहुत बड़ा नुकसान देश का हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। हजारों करोड़ों रुपए का हमारे नागरिकों का इसमें से टैक्स के आधार पर ये सरकार चलती है, हमारे नागरिकों के पैसों के ऊपर ये संसद चलती है। लेकिन आम नागरिक ये सब बहस देख रहा है, आम जनता, महिला हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, सब जन ये देख रहे हैं, संसद टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे संसद टीवी के माध्यम से प्रश्नकाल देख रहे, जीरो आवर देख रहे, स्पेशल मेंशन देख रहे। लेकिन इस प्रकार का अवरोध देखने से जनता के मन में बहुत बड़ी चिंता निर्माण हो रही है, जनता के मन में निगेटिविटी पैदा होते जा रही है। मेरी विपक्षियों से एक ही मांग है कि कम से कम ये 2 हफ्ते तक आपने संसद को पूरा अवरोध में लाकर उसमें ठप कर दिया है, लेकिन आप बचा कुचा जो हमारा जो समय रहा है उसमें हम सकारात्मकता से हमारे नागरिकों की आंसू पूछने के लिए, हमारे नागरिकों की भावना को समझने के लिए कम से कम इस संसद को चलने दीजिए, जिसकी वजह से सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, हमारे जनता का विकास हो, हमारे हिंदुस्तान का विकास हो। हिंदुस्तान का युवा आपके तरफ देख रहा है, अवरोध खड़ा करना ठीक नहीं है। आगामी दृष्टि से युवा का नेतृत्व हमारे तरफ निगेटिव भावना से पॉजिटिव भावना में आने के लिए इस संसद काल को ठीक तरह से चलने देना बहुत ही आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। जी, जाहिर सी बात है, जब संसद चलती है तो आम जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, संवाद होता है। और इस बात को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा भी, शुक्रवार को भी कहा कि संसद चर्चा और संवाद का सबसे सार्थक मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी उस समय भी स्पष्ट रूप से कहा था कि संसद में सार्थक चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्री लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि संसद में मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन संतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूं, पेपर लीक के मुद्दे पर देश में एक आंदोलन हुआ,
आपकी सरकार एक कठोर बिल लेकर आई, उस बिल के जरिए दोनों सदनों में घंटों चर्चा हुई, कठोर बिल जो आपकी सरकार ने रखा सदन से, दोनों सदनों से पारित हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर सदन में यह व्यवधान की वजह क्या है? अगर विपक्ष कुछ मुद्दे उठा रहा है तो उसके पीछे वजह क्या देखते हैं? क्या वो असल मुद्दे हैं या क्या उसके पीछे राजनीतिक कोई मंशा है? क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से नीट के विषय में और मुक्तकंठ से सबने अपनी अपनी बातें रखी और कठोर प्रावधान पेपर लीक के विषय में, और उसके बाद सरकार ने जो किया है उसको पूरे देश ने सराहा है, देखा है। और अब व्यर्थ में कई प्रकार के जो मुद्दे ला रहे हैं, इसका कोई न सर है न पूछ है, क्या कहा जाए कि कोई तंत नहीं है इसमें। और इसके कारण लगता है कि ये विरोध जो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो कई महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं जो इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए आवश्यक है, ये उसको रोकना चाहते हैं। ये सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते, ये सदन में अवरोध इसीलिए पैदा करना चाहते हैं। और उसमें हम सब जानते हैं कि कई प्रकार के बिलों की चर्चा है जो महत्वपूर्ण बिल है, चाहे वो FCRA की बात हो और भी अनेक। जी जी बिल्कुल, मैं FCRA पे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन डॉक्टर अजीत जी, अगर बात मैं इस सप्ताह की करूं तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन संबंधी जो विधेयक था वो संसद से पारित हुआ। ये विधेयक क्यों महत्वपूर्ण रहा? हमारे न्यायपालिका का एक प्रकार से पारदर्शिता लाना, आम नागरिकों के जो मुकदमे हैं वो बहुत दिनों से परंपरा से तो हम देखते आए कि पुराने ज़माने में जब कांग्रेस थी तब ये न्यायपालिका के बारे में कोई सोचता नहीं था, न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई सोचता नहीं था। और हम जब जाते थे पुराने ज़माने में तारीख पे तारीख की चर्चा होती थी। लेकिन ये जो मुकदमे हैं, गरीबों से हो, किसानों से संबंधित हो, तुरंत उसका न्यायदान होना चाहिए। इसलिए ये न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 पर लाई गई। इसका भी एक बहुत बड़ा ये विषय है, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका ये सर्वोच्च हमारा मंदिर है। संविधान के माध्यम से, कायदे कानून से चलने वाला एक सर्वोच्च हमारे लोकशाही का प्रतीक है। तो इसके माध्यम से इसमें सुधार लाना, इसके माध्यम से हजारों नागरिकों की जो समस्या है, हजारों हमारे किसानों की जो समस्या है, इसके माध्यम से उसको विषय को पूरी तरह से सफलता से आगे ले जाना। इसलिए न्यायपालिका का रोल हमारे इस लोकशाही में बहुत बड़ा होता है। और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का ये जो बिल है, ये हमारे देश में इस न्याय कानून के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला विधेयक है। और मैं इसे समझता हूँ कि इसी प्रकार से MSME का बिल है, इनकम टैक्स का बिल है, ये सारे तो बिल हुए हैं। वंदे मातरम का बिल हुआ है, इसमें हमारे इसका पेपर लीक का भी इसके ऊपर कठोरता से लाया। लेकिन न्यायपालिका का जो बिल आपने बोला है, इसमें न्यायाधीशों का संख्या बढ़ाकर जो 33 से लेकर 37 माने कुल मिला के 38 संख्या जो हुई है, ये भी एक हमारे लिए इस कानून में हमारे न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा निर्णय हुआ है। इसका स्वागत सारे लोगों ने किया है, हम सारे सांसदों ने किया है, हमारे नागरिकों ने किया है, और न्यायपालिका से संबंधित सारे वकील लोगों ने इसका बहुत बड़े प्रमाण में स्वागत किया है, ऐसे मुझे लगता है। जी बिल्कुल, राज्यसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन संबंधी विधेयक जो विचार के लिए रखा गया था, उस पर चर्चा भी हुई, लेकिन लोकसभा में इस बिल को लेकर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष ने व्यवधान किया। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन संबंधी विधेयक, इसके जरिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़े, सरकार चाहती है कि जल्दी लोगों को न्याय मिले, जो संवैधानिक मुद्दे हैं उसका निपटारा जल्दी से हो, क्योंकि जिस तरह की चुनौती देश के सामने है, कोर्ट के सामने है कि लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है कोर्ट्स में, और यह मुद्दा अलग अलग समय पर उठता रहा है अलग अलग रूप में। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? माननीय अजीत जी ने जैसे कहा कि तारीख पे तारीख, वास्तव में व्यक्ति जवान से वृद्ध हो जाता है तब तक उनको जजमेंट नहीं मिलता, उनको न्याय नहीं मिलता। और ये संवेदनशील सरकार है, अनेक अमेंडमेंट, अनेक संशोधन इस देश के अंदर जो किए हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही संभव हुआ है। और ये बिल ला करके माननीय मोदी जी ने
और हमारी सरकार ने जो किया है, ये वास्तव में इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। इस बिल के आने से बहुत लाभ होगा पूरे देश को, और शीघ्रातिशीघ्र जो न्याय की व्यवस्था है, न्याय मिलेगा। ये सरकार की संवेदना को यह दर्शाता है। जी बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि व्यवधान अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई सदन में बिल आता है तो देश की जनता भी उम्मीद करती है और सदन भी उम्मीद करता है कि उस बिल पे चर्चा होगी। सरकार ने कहा कि हर मुद्दे पे चर्चा को तैयार हैं। जो संबंधित मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं इस मुद्दे पे चर्चा हो ताकि अलग अलग सुझाव आ सकें और सरकार उसके अनुसार आगे व्यवस्था को, देश की व्यवस्था को और नीतिगत मुद्दों को और बेहतर कर सके। ये व्यवधान के बीच जो बिल पारित हो जाते हैं, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो हमको मन से बहुत अच्छा नहीं लगता है जी। ये विद्वत सभा है, ये भारत की एक सर्वोच्च मंदिर की एक विद्वत सभा है। इसमें संवाद होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, नीतिगत ठोस निर्णय होने चाहिए, सामने से भी कुछ अच्छे से पर्याय आने चाहिए। सब लोग मिलकर एक अच्छे तरीके से कानून बनाने के लिए अभ्यास करके आना चाहिए, क्योंकि इसमें कायदे से संबंधित पंडित लोग हैं, इसमें से निर्णय लेने वाले बहुत सारे नीति व्यवस्था निर्माण करने वाले, पढ़ाई लिखाई करके आए वाले विद्वान लोग हैं। तो इन्होंने सारे लोगों ने मिलकर, इसमें डॉक्टर्स है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई व्यापार से आया है, कोई वकीली करके आया है, कोई पॉलिटिशियन बोल के आया है, सभी राज्यसभा में आए, लोकसभा में आए। तो ये सारे लोगों का विद्वत सभा में अच्छी तरह से पढ़ाई करके, ज्ञान का साधना करके एक अच्छे निर्णय लेकर कायदे के माध्यम से कानून को ठोस परिपक्व कैसे बनाएंगे, इसके माध्यम से कोई भी छूट न जाए, हर चीज का, हर नियम का, हर कानून का अच्छी तरीके से ठोस निर्णय हो सके, पढ़ाई हो सके, अभ्यास हो सके, चर्चा हो सके, कोई विसंगति न निर्माण हो, और नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की भलाई के लिए जो भी विधेयक हम लाते हैं, तो दोनों तरफ से अगर अच्छी चर्चा हो तो एक ठोस निर्णय, एक ठोस सबूत हमारे सामने आ जाता है। ये कायदा बनकर तब कर एक तपस्या का मूल मंत्र जो होता है कि साधना के माध्यम से ही फल मिलता है, इसी साधना के माध्यम से हम सारे सांसद साथियों ने इसको तपा कर, इस कायदे को, इस विधेयक को चर्चा के माध्यम से, विद्वत चर्चा के माध्यम से लाना, ये मुझे लगता है कि इसके माध्यम से फल बहुत अच्छा मिलेगा। भारत के नागरिकों की आशा सफल होगी और भारत की जनता हमको आशीर्वाद देगी, ऐसे मुझे लगता है। जी, जाहिर सी बात है, जो बिल सदन में आते हैं उम्मीद की जाती है उन पर चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष के सदस्य जो हैं वो अपनी अपनी बात सदन में रखेंगे। लेकिन नीतिगत दृष्टि से, देश की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, लोकहित में जो विधायी काम होता है वो भी सदन को करना होता है। इसलिए मानसून सत्र, जो तीसरा सप्ताह मानसून सत्र का शुक्रवार को समाप्त हुआ, अगर मैं कहूं सदन में विपक्ष की ओर से व्यवधान किया गया, कुछ मुद्दों को लेकर नारेबाजी की गई, पोस्टर लेके कुछ सदस्य आए, लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर आपत्ति भी जताई। जाहिर तौर पर व्यवधान भी अगर हुआ है, लेकिन विधायी भी कार्य, जो संसद का मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह रहा, उसमें कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश भी किए गए और पारित भी किए गए। लेकिन संतोष जी, अगर मैं बात करूं FCRA बिल की, क्योंकि यह बिल अभी आया नहीं, लेकिन इसकी चर्चा जिस तरह से हो रही है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं FCRA के ऊपर चर्चा करूं जी। थोड़ा सा माननीय अजीत जी ने जो कहा जी, मुझे स्मरण हुआ है एक दो बातों का, कि हमारे यहाँ संवाद कहाँ तक की गई है। जब हम प्राचीन व्यवस्था में, ग्रंथों में देखते हैं तो हम लोग रामायण में पढ़ते कागभूषुंड संवाद, गीता में कृष्ण और भगवान अर्जुन से संवाद करते हैं, अष्टावक्र के साथ जनक का संवाद होता है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से मंडन मिश्र और आद्य शंकराचार्य ने जो संवाद किया, तो अनेक ऐसे, और एक एक, दो दो, तीन तीन दिन नहीं, महीनों संवाद हुआ। ऐसा विचार मंथन, वैचारिक आदान प्रदान, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और शायद इसी को दृष्टिगत रखते हुए कल भी और परसों भी जो चर्चा में कुछ बातें आई हैं, जिसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय किरण रिजिजू जाकर के चर्चा किए, विपक्ष के लीडर के साथ चर्चा किए कि आप आइए, सब प्रकार से बातचीत करिए, चर्चा में आप भाग लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण बिलों के ऊपर चर्चा करना चाहती है सरकार।
हो सकता है एफसीआरआई, हो सकता है एफसीआरआई उसमें भी चर्चा करना चाहती है सरकार। जितने भी बिल हैं उसमें सब प्रकार से संवाद करना चाहती है। जी तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे एफसीआर की बात हुई, तो एफसीआर में जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, ये वास्तव में इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। जी और इसलिए आवश्यक है, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, अमेरिका की बात होती है, वहां भी इस प्रकार का बिल है। उनके यहां भी जो भी फंड आता है, हमारे यहां जो फंड आता है, हम उसका हिसाब किताब क्यों नहीं करेंगे? वो फंड आता जहां से है, वो यहां इस देश में किस उपयोग के लिए जाता है, और वो जाता है तो वहां वास्तव में जिस हेतु आया है उसी हेतु उसका उसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं कि वहां कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। यहां की शिक्षा पद्धति को, शिक्षा भी कैसा, शिक्षा को दान कहा गया है। जी और जो स्वास्थ्य के लिए यदि कोई किसी का इलाज कराता है तो सशर्त नहीं, बिना शर्त के, बिना कंडीशन के। किंतु मेरे छत्तीसगढ़ के बस्तर में, मेरे सरगुजा में इलाज भी कराते हैं तो सशर्त, शिक्षा भी देते हैं तो कंडीशनल। जी यानी शर्त के साथ में उन्हें दवाई, उन्हें इंजेक्शन, उनका उपचार, उनकी शिक्षा। एकम विसरसो हंति शस्त्रेण एकस्य बद्धते जी। सराष्ट्राम या प्रजा हंति राजा नाम मंत्र विप्लवा। उनकी संस्कृति, उनकी पुरानी पद्धति, उनकी पूजा पद्धति से काटने की कोशिश की जा रही जी, है जाहिर सी फंडिंग के नाम से। जी जाहिर सी बात है, एफसीआरए बिल जो है उस पर सदन में चर्चा हो, संवाद हो, यह एक लक्ष्य सरकार का भी है। अजीत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस बिल को लेकर, क्योंकि इसकी चर्चा सदन के बाहर तो कम से कम बहुत सुनने में आ रही है। ये भारत की राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। मैं सीमावर्ती भागों का जब भी प्रवास करता हूं तो इस एफसीआरए के माध्यम से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये बहुत ही असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्व, इसके माध्यम से फंडिंग बाहर से लाकर हमारे देश विरोधी कार्रवाई में इसको लगाते हैं। धर्मांतरण जैसी चीजें हैं, देश के खिलाफ की कार्रवाई की चीजें हैं, टेररिस्ट फंडिंग की चीजें हैं। बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं कि देश के खिलाफ काम करते हैं, राष्ट्र विरोधी अभियानों में ये फंडिंग चलाई जाती है। ये फॉरेन से आने वाला जो फंड है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए, इसको पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। क्योंकि ये जो फॉरेन से आने वाला जो पैसा है, ये हमारे देश के खिलाफ यूज होता है। हमारे सीमा के गतिविधि जो होती है, कार्रवाई जो होती है, उसमें देश के विरोध के ऊपर इसमें बहुत सारा खर्चा होता है। इसके ऊपर कंट्रोल लाना, रेगुलेशन लाना, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसलिए एफसीआरए के ऊपर कंट्रोल लाना और इस फंडिंग के ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखना, ऐसा मुझे पूरी आत्मीयता से लगता है। जी जाहिर सी बात है, जब सदन में चर्चा होती है तो जाहिर तौर पर देश की जनता उसे सुनती भी है और पक्ष और विपक्ष का जो आचरण है उसको देखती भी है। जाहिर तौर पर संतोष जी, सरकार ने पिछले एक हफ्ता में, अगर मैं कहूं संसदीय कार्य मंत्री की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने अपने स्तर पर ये जो प्रयास किया है कि किसी तरह से सदन में चर्चा हो, संवाद हो और विपक्ष व्यवधान छोड़कर मुद्दों पर चर्चा करे। और इसके लिए उन्होंने जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी से भी मुलाकात की और उम्मीद की जा रही है कि गतिरोध टूटेगा। सदन में चाहे विपक्ष के मुद्दे हों, उन पे भी चर्चा हो। सरकार ने चर्चा से तो मना करा नहीं। आपको लगता है कि राहुल गांधी से जिस प्रकार का संवाद स्थापित या मुलाकात की है संसदीय कार्य मंत्री जी ने, और सदन को सुचारू रूप से चले, क्या आपको लगता है? अब मैं तो एक कहूँगा, एक शब्द है, आशा से आकाश टिका है। आशा और विश्वास करनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि उनके दल में भी ऐसे कुछ बुजुर्ग हैं जो राज्यसभा में भी है और जिस प्रकार से वहाँ भी अवरोध, किंतु उनको इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनके नेता, उनके लोग ये कहें कि सदन को चलने दें, जिससे जनता जो है रूबरू हो सके और सारे विषयों पर चर्चा हो सके। एक विश्वास कर सकता हूँ मैं कि आने वाले समय में सार्थक चर्चा होगी।
जी अजीत जी, अगर बात की जाए सदन में चर्चा हो, संवाद हो, और इसका प्रयास सरकार की तरफ से भी हर बार किया गया। संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं इस बात को कोशिश की, लोकसभा अध्यक्ष जी ने, राज्यसभा के सभापति जी ने भी, दोनों सदनों में सदन सुचारू रूप से चले। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बात करने की उसको कोशिश की गई। लेकिन जिस प्रकार देखने में यह आता है कि सदन के बाहर संसद भवन परिसर में, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठे कि एक प्रकार से जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ उसको लेकर भी सवाल उठा है। देखो, ये मानसून सेशन जो है, ये रोड पे मीडिया के सामने चर्चा करने के लिए ये अधिवेशन नहीं चलता है। हमने आपको ये बताया है कि रोड पे मोर्चे निकालना अलग बात है, लेकिन सदन में चर्चा की मांग करना और बाहर जाके मीडिया के सामने अपना संवाद रखना, ये तो गलत बात है। आप सदन में हमारे सभापति के सामने एक मुक्त रूप से चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा की मांग करते हैं और हम जब चर्चा की शुरुआत करते हैं तो आप सदन से वॉकआउट करते हैं, और सदन में हमारे जब कोई हमारे लीडर है, हमारे जो सांसदगण है, जब उठ के बात करते हैं तो वेल में आने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार का जो निगेटिव वातावरण है, इस प्रकार को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। और जो आपने जो बोला है, सदन में बात रखनी चाहिए, आवाज पूरी जनता तक जाएगी। किसी कैमरे के सामने नीचे जाके हम बाहर जाके जिस प्रकार से संवाद करते हैं, ये तो आपका अधिकार है, लेकिन आपके इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद का मानसून सत्र है। मानसून सत्र के माध्यम से आप करोड़ों नागरिकों तक संसद टीवी के माध्यम से आप आवाज दे सकते हो, और जिस शांतिपूर्ण वातावरण से अगर चर्चा होगी तो उसका हल निकलेगा, उसके समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन आप वॉकआउट करना, चर्चा की मांग करना और भाग जाना, चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, बाहर जाकर निगेटिव बातें करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। हम इससे असमाधानी है, और संसदीय प्रणाली को ये पूरी तरह से निंदनीय है, क्योंकि इस प्रकार का आचरण विरोधी पक्ष नेता, उनके सारे सलाहकार, कहे तो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पिता समान है, उम्र बड़ी है, इतने साल का अनुभव है, लेकिन हम जैसे नए आए वाले जो सांसद है, इन्होंने क्या दिशा देखनी चाहिए, इन्होंने क्या आदर्श रखना चाहिए। क्योंकि संसद में चर्चा न करते हुए बाहर जाकर हल्ला गुल्ला करना, बाहर जाकर नारेबाजी करना, बाहर जाके एक अशोभनीय ऐसा प्रकार का प्रदर्शन करना, यह हमारे लोकशाही को शोभा नहीं देता है। लोकशाही को शोभा क्या देता है? मंदिर में चर्चा हो, हमारे इस सर्वोच्च लोकशाही का जो स्थान है संसद में चर्चा हो, नीतिगत चर्चा हो, पर्याय खुले हैं आपके लिए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के ऊपर चर्चा हो, रिसर्च हो, संशोधन हो, और आपस में संवाद करके समन्वय के माध्यम से, एक समुद्र मंथन के माध्यम से, चर्चा के मंथन के माध्यम से एक अमृतमय रूप उसको लाना, ये संसदीय प्रणाली का रूप विरोधी पक्ष लोग भूल गए हैं ऐसा मुझे लगता है। उनको मेरी प्रार्थना है कि ये जो पुराना इतिहास जानकर अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ऐसे अच्छे अच्छे राजनीतिक लोगों की परंपरा रही वाली ये लोकशाही, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रेरणा से आने वाली लोकशाही का स्मरण कीजिए और रास्ते पर आइए। रास्ते पर आने के बजाय संसद में आकर एक खुले चर्चा का आह्वान हम उनको देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है इस देश को महासत्ता बनाना, इस देश को आगे ले जाना है। हमारे इस युवा पीढ़ी को एक आचरण युक्त ये संसद का मंदिर दिखना चाहिए, और विरोधियों को मेरी ये प्रार्थना है कि इसमें सम्मिलित होकर हम एक राष्ट्र निर्माण की ओर आगे चलेंगे, ऐसी मुझे आशा लगता है। मुद्दा तो यही है कि मुद्दों पे सदन में चर्चा हो, संवाद हो। सरकार भी चर्चा चाहती है और विपक्ष भी कहता है चर्चा हो। जब सरकार तैयार है तो संतोष जी, कहां अड़चन आती है, कहां व्यवधान आता है? क्या किसी योजनाबद्ध ढंग से सदन को ना चलने देने की कोई योजना है? क्या इसके पीछे है? मैं समझना चाहता हूं, देश भी जानना चाहता है, क्योंकि शुक्रवार को एमएसएमई से संबंधित विधेयक एक लोकसभा में पेश किया गया, उस पर चर्चा होती, लेकिन व्यवधान के चलते चर्चा नहीं हो पाई। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? सही कह रहे हैं आप। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के स्वैच्छिक पंजीकरण के वास्ते एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और बिना चर्चा के और उसको किया गया। तो कुल मिलाकर के जैसे आपने कहा कि आखिर ये अवरोध कहाँ होता है, ये तो मैं कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन में बोलते हैं, समापन में बोलते हैं, कंक्लूड करके सारे मुद्दों के बाद अंत में जो विषय रखते हैं,
माननीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, और जिस प्रकार से गहराई के साथ एक एक बिंदु को और जितने भी सदस्य, सांसद सदस्य जो बोले रहते हैं उसका एक एक बिंदु लेकर जब वो उत्तर देते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो सहने की क्षमता नहीं होती और वो सत्य बातों को रखते हैं। केवल झूठी मूठी बातों को कह करके चले जाना, मैं हमेशा देखा हूं, कम से कम आधे 50% ऐसा समय आया है कि वो छोड़ करके चले जाते हैं। इधर लीडर बोल रहे हैं और जब सुनने का मौका है तो छोड़ करके चले जाते हैं। कुल मिला करके उनकी जो बौद्धिक या क्या कहे बौद्धिक संपदा जो है, ये है कि नहीं है, उनके पास विषय वस्तु है कि नहीं है, उसके पास तथ्य है कि नहीं है। केवल आरोप लगाना, कुछ भी आरोप लगा देना, और इसीलिए जब उत्तर देने का समय होता है तो वो हल्ला करते हैं कि देश की जनता सुन न सके। हाउस में व्यवधान का कारण केवल यही है कि जनता ना सुन सके, और ये जो उत्तर है वो सत्य है, सत्य उन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये मेरा निजी मामला नहीं, लेकिन देश की जनता सत्य सुनना चाहती है, जी, संवाद वो- और चर्चा वो सदन चाहती के भीतर हो, वो सुनना चाहती है। और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बाबा साहब अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। संतोष जी, डॉक्टर अजीत जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।